तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं। पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में 12th का, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग अभी तक जितना भी टॉपिक कवर कर लिए हैं, अभी पूरा चैप्टर अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ ही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। तो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है जिससे संबंधित हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आइए एक बार उनका नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है जो कि आज हमें कवर करना है। ठीक है सर, जिसका ऑब्जेक्टिव कवर करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन से संबंधित पढ़ा था। क्लियर है बात? डेफिनेशन पार्टनरशिप का सबको क्लियर है। डेफिनेशन के बाद फीचर्स पढ़े थे जिसमें 7 प्रकार के फीचर पढ़े गए थे। बोलो किसी को दिक्कत? उसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये जाना था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो क्या होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, यानी लाभ हानि विनियोजन खाता के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, और हमने जाना था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाए जाते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, लेकिन फिक्स मेथड से 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं तो दूसरे को पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहते हैं। क्लियर है सबको? उसके बाद हम लोगों ने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर देखे थे। फिर हमने आइडियल पार्टनरशिप क्या होता है, यानी एक आदर्श साझेदारी क्या होता है, ये हमने जाना था। और फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी सीमित दायित्व साझेदारी के विषय में हमने पढ़ा था। तो इतने सारे टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अभी कुछ टॉपिक और बाकी हैं जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, आने वाले क्लासेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? तो इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, और इसी टॉपिक से संबंधित आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है बात? तो शुरू किया जाए, बोलो। तो चलो ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दिख रहा है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब बेसिक्स। आपको पार्टनरशिप जो वर्ड है उससे रिलेटेड जो बेसिक्स चीजें हैं, बेसिक अकाउंटिंग है, वो आपको इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है, जिसमें कुछ एक टॉपिक हम लोगों ने चर्चा किया अभी कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है जिससे संबंधित आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित। क्या हम लोगों से वो सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, आइए देखा जाए। तो चलिए शुरू करें। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है, यानी द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। बताओ जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है यानी पंजीयन होता है वो कैसा होता है, क्या है, जरूरी है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनावश्यक यानी अननेसेसरी है, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऐच्छिक है यानी ऑप्शनल है, या ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और बी दोनों। तो सर आंसर हो जाएगा ऐच्छिक होता है यानी ऑप्शनल होता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बाबू? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को पढ़ने हैं, और जो ऑप्शंस हमें सही लगेंगे उनको टिक कर लेना है। साथ ही साथ अपने अपने बुक पर भी आप लोग टिक करते रहिए, अपने अपने बुक पर भी टिक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है उससे संबंधित भी बीच में कोई क्वेश्चन दे दे तो उसको छोड़ना होगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, टिक आउट होना चाहिए। तो अपने अपने बुक पर पेंसिल से या पेन से टिक आउट करना भी शुरू कर दीजिए जो क्वेश्चन हो गए उनके। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बीच में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े क्या? आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मेरिट्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप इज, यानी कि एक आदर्श साझेदारी का गुण है। बताइए आदर्श साझेदारी का गुण पढ़ाए थे ना। एक आइडियल पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए इसके बारे में पढ़ाए थे ना। कैसा होना चाहिए बाबू? ऑप्शन नंबर ए, क्या पारस्परिक विश्वास होना चाहिए, क्या म्यूचुअल ट्रस्ट उनके बीच होना चाहिए,
यस सर होना चाहिए। क्या साझेदारी संलेख का सम्मान होना चाहिए? ऑनरिंग पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड का सम्मान होना चाहिए। बाकी पार्टनरशिप डीड का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, भाड़ में जाए पार्टनरशिप डीड, ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, पार्टनरशिप डीड का सम्मान होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही। ऑप्शन नंबर सी, सच्चे और निष्पक्ष खाते होने चाहिए, यानी ट्रस्ट एंड फेयर अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। यस सर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। आसानी से समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि सर अभी फिलहाल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव वाले बुक में मिलेंगे उनको हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और इनको अलग से हम लोग किया जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकल वाले बुक से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है। ये क्वेश्चन बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बना तो हम हैं, हालांकि आप लोग कहिएगा तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको अलग से हम प्रैक्टिस करवा देंगे। फिलहाल अभी हमारा पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना है थ्योरेटिकली। क्लियर है बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको छोड़ देते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या इसको भी छोड़ दिया जाए? तो हमने कहा कि 3 नंबर को हमने छोड़ दिया और 4 नंबर को भी हमने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 5 नंबर पे। और 5 नंबर सवाल जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक थ्योरी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। दिख रहा है? बोलो ना जी, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, स्थिर पूंजी खाता में किस मद को नहीं दिखाया जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जब आप पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं फिक्स मेथड से, तो इनमें से कौन सा आइटम हम लोग नहीं दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? तो जरा आप लोगों को फॉर्मेट याद है क्या? फिक्स मेथड से 2 अकाउंट बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में यहां पूछ रहा है, आप लोग बताने का प्रयास करना। कैपिटल अकाउंट जब फिक्स मेथड से बनाते थे तो कौन कौन सा आइटम्स हम लोग कौन कौन से साइड में लिखते थे? बताओ। पहले तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते थे, टू बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद उसके नीचे हम लोग एडिशनल कैपिटल लिखते थे, है ना, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद क्रेडिट साइड, बस इतना ही था। फिर डेबिट साइड में जा करके ड्रॉइंग लिखते थे, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल में से परमानेंटली निकाला गया जो कैपिटल होता है वो ड्रॉइंग हम लोग लिखते थे। और फिर बैलेंस सीडी लिख देते थे, बस इतना ही आइटम था, इतना ही था ना जी। बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लिखा जाता था। सारे के सारे एडजस्टमेंट जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, जैसे कि पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, सैलरी, कमीशन, है ना, ये सब आइटम्स हम लोग कहाँ लिखते थे? करेंट अकाउंट में। तो अभी कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम लिखते थे, क्लियर है सबको? तो चलो अब उन्हीं में से कोई आइटम यहाँ दिया होगा, उसको पहचान लेना है आपको आंसर के रूप में। चलो बताओ, क्वेश्चन में पूछा था कि किसको नहीं दर्शाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी अतिरिक्त पूंजी की प्रस्तावना, क्या इसको नहीं दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में क्या इसको नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इसको सर इसको नहीं दिखाएंगे। ये तो सर एडजस्टमेंट है, ये तो पार्टनरों से संबंधित खर्चा है, और इस एडजस्टमेंट को, खर्चे को हम लोग कहां दिखाते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं बाबू? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में नहीं पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को दिखाते हैं, इसको नहीं दिखाते हैं, है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को दिखाते हैं, क्या? पूंजी की प्रारंभिक शेष, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसको बैलेंस बीडी आप लोग कहते हैं, उसको दिखाते हैं क्या? ये सर दिखाते हैं। बताइए, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की अस्थाई आहरण, ये भी बताए थे कि ड्राइंग अगर आप करते हो कैपिटल में से तो उसको भी दिखाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, जिसको नहीं दिखाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो, इस तरीके से डिटेल्ड में एक एक ऑप्शन को चर्चा करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने हैं, ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, ताकि इसके बाद कभी सामने अगर दिखा तो उसका फुल ऑपरेशन कैसे होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर, आप लोग अगर गौर से देखिए तो लिखा हुआ है साझेदार के वेतन से नाम किया जाता है, यानी पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू। आप लोग बताइए कि पार्टनरों का सैलरी डेबिट कहां होता है? ऑप्शन नंबर ए,
व्यापारिक खाता में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि खाता को यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, या फिर लाभ हानि नियोजन खाता को यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, पार्टनरों से संबंधित कोई भी खर्चा हो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, और पार्टनर सैलरी भी एक तरह का एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे, जो लिखा हुआ है कि साझेदारी अनुबंध बनाना है, बताइए मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, बताइए अनिवार्य है, कंपलसरी है, या फिर ऐच्छिक वॉलंटरी है, या फिर अंशतः अनिवार्य है पार्टली कंपलसरी है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तरह से कंपलसरी है समझाने की कोशिश कीजिए सर। आंसर से, आंसर में दिया है ना, फिर कैसे? क्या आपको मैंने पढ़ाया है, क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा यानी कि साझेदारी का अनुबंध जो होगा वो बनाना जरूरी है? क्या मैंने ऐसा पढ़ाया है आप लोगों को? क्या बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चल सकता है? लेकिन व्हाट, बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या? देखिए तरह तरह के इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, एक्सक्यूजे जाते हैं कि सर एग्रीमेंट तो कम से कम होना ही चाहिए। देखिए कुछ लोगों का मानना है कि एग्रीमेंट बनना चाहिए, कंपलसरी है, और आप देखेंगे, लेकिन हम लोगों ने जब बुक पढ़ा था, बुक का कंटेंट हमने देखा था, हम लोगों ने लिखा भी था अपने नोट्स में, और उस समय हमने देखा था कि वहाँ पर जो लिखवाया गया था वो था ऐच्छिक है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है। क्योंकि देखो उसका लॉजिक ये है, उसका लॉजिक ये है कि अगर आप आवाज नहीं, अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं भी बनाते हो तो है ना पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 धारा 13 जो है, सेक्शन 13 जो है वो कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो हमारे अनुसार चलो कि पार्टनरों को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, यही सब बातें थी ना। तो सेक्शन 13 जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आप उसके अनुसार चल सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी तो नहीं है सर, वॉलंटरी आंसर होना चाहिए, ठीक है सर। बट आंसर में दिया है कंपलसरी, मजे की बात यह है। बट आप बुक निकाल के देखिए, बुक के कंटेंट में भी आपको वॉलंटरी मिलेगा। आप बुक पढ़ के देखिए, बुक में आपको वॉलंटरी मिलेगा, यानी ऐच्छिक मिलेगा, कंपलसरी नहीं मिलेगा। बुक में भी वॉलंटरी ही था, हम लिखवा रहे थे उस समय पर भी आप लोग को लिखवाए थे बुक से ही, ठीक है। बट आंसर में कंपलसरी दिया है, क्लियर है बात। बट हम लोग जो पढ़े हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए ऐसे ही एक एक चीज की चर्चा करते हुए हमें आगे बढ़नी है। आ जाइए सवाल नंबर 8 पे, और सवाल नंबर 8 आप देखेंगे बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, बड़ा ही आसान सा सवाल है, देख पा रहा है क्या? साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वॉज द पार्टनरशिप एक्ट पास? बाबू बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। ये बताओगे कब पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था? 1932 में, या 1956 में, या 47 में, या 52 में? 1932 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? और इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे जब पढ़ा रहे थे, तो कि इस तरीके से सवाल बन सकता है, देखो है भी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे, और कहता है सवाल नंबर 9, साझेदारी समझौता हो सकता है, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, बताओ ना जी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौखिक हो सकता है? यस सर। लिखित हो सकता है? यस सर। यानी कि मौखिक या लिखित, ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, मौखिक या लिखित, ओरल या रिटन, दोनों हो सकता है। किसी को कोई डाउट? आसानी से हो पा रहा है सवाल? यस सर। अब बताओ हमको एक बात, इतने डिटेल में तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हो, है ना,
और इतने डिटेल में तुम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे हो, चारों ऑप्शन पढ़ के और प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के। अब जब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जा रहे हैं अच्छे से, सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया, उसके बाहर क्या होता है भाई? अब बताओ कि तुमको हम गेस क्या दें? लास्ट में कुछ लोग गेस देते हैं, हमको उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। इसका अर्थ ये मुझे जहां तक लगता है कि वो क्लासरूम में यानी अच्छे से नहीं पढ़ाए होंगे, तभी तो लास्ट में गेस देते हैं। अब आप लोग बताओ, ढंग से सब कुछ पढ़ लिए, सारा प्रैक्टिस कर लिए बेहतर तरीके से, अब गेस इसमें से क्या दें? कौन सा कहें कि कौन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट? सब बन रहा है यार, ढंग से हम लोग पढ़ाई किए हैं। इसमें क्या ही अब गेस निकाल के दे आप लोगों को कि बाबू वही वाला क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेस में ले लो? क्या लॉजिक है ये? हाँ, एटम बम है, यही फूटेगा एग्जाम में, इसका कौन लॉजिक है? भरमाने वाली ये सब बात है, क्या कहते हो, है कि नहीं? ढंग से पढ़ाई करो क्लासरूम के अंदर, पूरा सिलेबस, कौनो एटम बम हवा नहीं होता है बाबू। अच्छे से पढ़ोगे, कंसेप्ट को सीखोगे, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करोगे, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 पे आ जाओ। सवाल नंबर 10 पे आ जाओ बाबू। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे। लिखा है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। ये बताओ तो माने, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। बताओ, जो साझेदारों का पूंजी खाता पर ब्याज होता है ना, पूंजी खाते पर ब्याज यानी पूंजी पर ब्याज, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ उसको क्रेडिट कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनरों से संबंधित कोई आइटम नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ब्याज खाते में। इंटरेस्ट अकाउंट में हमने पढ़ा ही नहीं है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाना हमने नहीं पढ़ा है। समझ गए बात? ऑप्शन नंबर सी, साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपको क्या लगता है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को दिया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं? क्यों क्रेडिट में दिखाते हैं, डेबिट में क्यों नहीं दिखा सकते? बोलो ना, बोलो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई जब पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में दिखाया जाएगा। कहां दिखाया जाएगा? क्रेडिट में। समझ गए बात? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में दिखाया जाएगा। हाँ, एक यहां पर आवाज आया था बीच में कि सर करंट अकाउंट में क्यों नहीं, कैपिटल अकाउंट में ही क्यों? इनका भी कहना सही है, बट बाबू करंट अकाउंट में तब होगा ना जब यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो कि कैपिटल जो है वो फिक्स मेथड से बन रहा है। ऐसा बात तो लिखा ही नहीं है, और ना ही ऑप्शन में करंट अकाउंट दिया है। तो ऑप्शन में जो दिख रहा है उसी के अनुसार ना टिक करेंगे। ऑप्शन में करंट अकाउंट नहीं है, आप जबरदस्ती करंट अकाउंट क्यों कीजिएगा? कैपिटल अकाउंट ऑप्शन में दिया है, यही टिक होगा। समझ गए बात? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? एकदम ऐसे डिटेल में चर्चा करना है, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ना है, उसको व्याख्या करना है, एनालाइज करना है और फिर आंसर बताना है, कोई हड़बड़ी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, ये बता दो, मजा आ जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स इज। बताओ, जो पार्टनर ड्रॉइंग करता है, पार्टनर ने ड्रॉइंग किया है, उस ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसको देगा? पार्टनर बिजनेस को देगा। तो बिजनेस को ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? व्यवसाय के लिए हानि हुआ, लॉस हुआ? नहीं सर। व्यवसाय के लिए लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ? यस सर। बताओ, साझेदारों को लाभ हुआ? नहीं सर। साझेदार को लाभ कैसे हो सकता है? साझेदार तो पैसे उल्टे दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी, बैंक को हानि। बैंक कहां से आ गया जी बीच में? हमारे और बिजनेस के बीच में बैंक कहां से आ रही थी? वही बात हो गया, हमारे अंगने में तेरा क्या काम है, सुने हो ना, वही वाली बात है। चलो, तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए सर? व्यवसाय के लिए लाभ यानी प्रॉफिट टू द बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी वजह से इसमें कुछ और बातें जोड़ देते हैं। इसी वजह से चूंकि वो बिजनेस के लिए लाभ होता है, इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि सारे खर्चों और हानियों को डेबिट में लिखेंगे और इनकम और गेन्स यानी प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे डिटेल में चर्चा हो रहा है तो सही है। चलो सर, सारी चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। आइए सवाल नंबर बाबू, सवाल नंबर 12 कहता है
साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए। बताओ चालू खाता कब खोलना चाहिए? जब पूंजी हो। कैसे? यानी कि करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल आर। बताओ करेंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब कैपिटल कौन से मेथड से बन रहा हो? ऑप्शन नंबर ए फ्लक्चुएटिंग, परिवर्तनशील तरीके से। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी यानी फिक्स तरीके से। ऑप्शन नंबर सी सर्कुलेटिंग यानी परिवाही तरीके से। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर करेंट अकाउंट तभी खुलता है जब पार्टनरों का कैपिटल फिक्स मेथड से अस्थायी तरीके से बन रहा हो। क्लियर है बात? किसी को किसी चीज की डाउट? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 बताइए सर, साझेदारी हो सकता है पार्टनरशिप में भी, साझेदारी हो सकता है पार्टनरशिप में भी। ऑप्शन नंबर ए सीमित यानी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी असीमित यानी अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक यानी एट विल। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। खाली आंसर देख के बता रही है। तो नहीं खड़ा, एक काम करो, खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाओ। जरा लॉजिक भी तो पूछ ले कि किस हिसाब से। खड़े हो जाइए, खाली आंसर देख के बोल रही है। तो तुमको हम बताए हैं क्या एट विल के बारे में, अनलिमिटेड के बारे में, सबके बारे में बताए हैं क्या? आंसर देख के, क्योंकि तुमको कैसे पता है कि सब होना चाहिए? लॉजिक बताओ। हाँ, यानी कि टिक की होगी और गलत हुआ होगा तो आंसर देखी होगी, है ना? फिर आंसर में सभी दिखा होगा तो आंसर मार दी होगी। आपको बता दें आपके बुक में बहुत सारी चीजें गलत भी मिलेंगी, जैसे कि यही क्वेश्चन। आइए सर चर्चा कर लेते हैं। आइए मजा आने वाला है, चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सवाल है कि साझेदारी हो सकता है पार्टनरशिप में भी। आप लोग क्या कहते हैं? आंसर क्या होना चाहिए? लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल या इनमें से सभी? आंसर क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड। यही बता रहे हो? बिल्कुल बेवकूफी वाला बात कर रहे हो। बाबू तुमसे हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी के बारे में पूछ रहे हैं। हम पार्टनरों की लायबिलिटी के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं। समझने की कोशिश करो। हम तुमसे पार्टनरों की लायबिलिटी के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं भाई। हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? पार्टनरशिप कैसा हो सकता है। अगर हम सवाल पूछते हैं कि पार्टनरों की लायबिलिटी कैसे हो सकती है, लिमिटेड की अनलिमिटेड, तो तुम वहां अनलिमिटेड जवाब देते हैं। जैसे कि ये सवाल जो अभी हम चर्चा किए, ये अगले सवाल में पूछा है। देखो सवाल नंबर 14 देखो, लिखा है साझेदार का दायित्व होता है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। यहां आंसर दो ना अनलिमिटेड। कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे ही कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए चर्चा करना, डिस्कशन करना डिटेल में बहुत जरूरी है। समझ गए? नहीं तो असमंजस में रहोगे और गलत करके आ जाओगे। कहोगे कि हम तो बना के सब आए थे, सब सही था, नंबर कहाँ कट गया। फिर हमसे आके कहोगे कि सर केस करिए था बिहार बोर्ड पर। वकील तो हैं ही। साझेदार का दायित्व होता है क्वेश्चन नंबर 14 में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। यहां पार्टनरों की लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। यहां आंसर हो जाएगा असीमित, ऑप्शन नंबर बी अनलिमिटेड। लेकिन अभी हम सवाल नंबर 13 की चर्चा कर रहे हैं सर। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। बताओ साझेदारी कैसी हो सकती है? लिमिटेड यानी सीमित हो सकती है, असीमित हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, या ऐच्छिक एट विल हो सकती है, या इनमें से सभी। कौन सा आंसर सही है सर? तो इसका आंसर होगा, सुनिए कैसे। आंसर देने के पहले इसके लॉजिक्स क्या होंगे ये सुन लीजिए। सुनो, पार्टनरशिप यानी साझेदारी के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए कि हमें आपसे साझेदारी करना है, तो हम आपसे साझेदारी कैसे करेंगे? जब हमारा और आपका मन हो, जब हमारा और आपका इच्छा हो, आकि जबरदस्ती आपसे करेंगे कि नहीं तुम पार्टनर बनो ही नहीं तो कुछ भी। कहने का अर्थ यह है कि पार्टनरशिप कैसे बनता है सर? तो पार्टनरशिप इच्छा से बनता है। समझ गए बात? पार्टनरशिप इच्छा से बनता है, जिसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप हो सकता है कैसा? ऐच्छिक। ठीक है सर। बट यहां पर देखो पार्टनरशिप होता है साधारणतः ऐच्छिक। हम आंसर टिक कर सकते हैं, आंसर यही सही है। आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। बट यहां पर जरा सा शब्द के बारे में अगर डिटेल में हम लोग देखें तो लिखा है कि साझेदारी हो सकता है। और कैसे? क्या साझेदारी असीमित तरीके से नहीं हो सकता है? क्या सीमित तरीके से नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। साझेदारी जो है उसको सीमित भी बनाया जा सकता है कि देखो भाई एक दायरा बना दिया गया, इसके आगे काम नहीं करना है। यहां पर हम नहीं फिर गड़बड़ आंसर बोल दी।
वहां तो फिर लायबिलिटी की बात हो गई। हम केवल लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम की सीमितता के बारे में बात कर रहे हैं। हम पार्टनरशिप बिजनेस जो हो रहा है उसकी सीमितता की बात कर रहे हैं, ना कि केवल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो यहां पर इस लॉजिक के साथ आप कह सकते हो कि साझेदारी जो है वो सीमित हो सकती है और असीमित तो हो ही सकती है, और एट विल यानी ऐच्छिक भी होती है, और इस प्रकार से ऑल ऑफ दिस आंसर टिक किया जाएगा। कहने का मतलब ऑल ऑफ दिस टिक होगा, सही होगा। हालांकि यही क्वेश्चन पिछले बार आपको बता दें, पिछले बार जब हम करा रहे थे तो ऐच्छिक आंसर इसका कराया गया था, ऐच्छिक आंसर दिया भी था, ठीक है। लेकिन आप इस लॉजिक के साथ जो अभी हम लॉजिक एक्सप्लेन किए, इसके साथ आप कह सकते हो कि सर पार्टनरशिप हो सकता है, पूछा है यहां पर कि कैसे कैसे हो सकता है, तो पार्टनरशिप असीमित और एट विल तो हो ही सकता है, बट पार्टनरशिप को हमारे बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए हम चाहें तो उसको एक सीमित दायरा में भी रख सकते हैं, यानी उसकी सीमितता भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है सर, इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या था? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। आप लोग जानते हो कैसे होता है, अनलिमिटेड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, बाबू सवाल नंबर 15 का जवाब दो। साझेदारी संलेख को कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, बताओ। प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। ऑप्शन नंबर बी पार्षद अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर साझेदारी के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, या फिर साझेदारी का अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा सही है? आप सभी को हम पढ़ाए थे पार्टनरशिप डीड टॉपिक, और पार्टनरशिप डीड पढ़ाए थे तो डिटेल में वहां पर हाईलाइट भी किए थे, एक वर्ड लिखे थे कि पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाते हैं 16 पर, और 16 नंबर सवाल पूछा है फिर से एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये भी बना ली होगी, है ना? पढ़ाए ही नहीं है ये कंसेप्ट अभी हम, ये कंसेप्ट अभी हम पढ़ाए नहीं है। सवाल नंबर 16 जो दिया है, जिस कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिया है, ये टॉपिक अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ाया है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है सर, सवाल नंबर 16 को छोड़ देते हैं, 17 पे आ जाते हैं। 17 नंबर आइए सर, दिख रहा है क्या बोर्ड पर? सवाल नंबर 17 दिख रहा है क्या बोर्ड पर? देखो, कह रहा है कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। कैसे लाभ हानि का विभाजन किया जाता है? समझौता जब ना बना हो तो आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जब पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13, नहीं जानते हो तो जान लो, सेक्शन 13 पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 फॉलो किया जाएगा, और वहां कुछ 5-6 बातें कही गई हैं, है कि नहीं? उनमें से उनमें से 5-6 जो बातें हैं उन सभी से सवाल पूछता है, जिसमें से एक यहां आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि किसी समझौते के अभाव में यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। बताओ लाभ हानि कैसे बांटा जाएगा? इन द ऑब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। बताओ कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर इक्वली बांटा जाएगा, या पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के रेशियो में, या विभिन्न अनुपातों में, इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो सर सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो प्रॉफिट बराबर बराबर बनेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आप लोग जानते हैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग बना रहे थे तो आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट्स को बराबर भी बांटा था, कुछ प्रॉफिट को आपने पूंजी के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में भी बांटा था, कुछ कभी कभी प्रॉफिट्स को आप लोगों ने विभिन्न अलग अलग अनुपातों में भी बांटा था। ये सभी के सभी तरीके आप लोगों ने देखे हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताया है कि अगर समझौता नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होना चाहिए कि प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। क्लियर है बात? यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, अगर यही सवाल पूछ देता कि अगर समझौता, अगर ये नहीं लिखा होता, ये वाला लाइन, ये लाइन अगर इतना नहीं लिखा होता, किसी समझौते के अभाव में, ये नहीं लिखा होता, मान लो अगर ये लाइन नहीं लिखा होता किसी समझौते के अभाव में, ये नहीं लिखा होता, है ना, और लिखता कि साझेदारी, और एक ऑप्शन यहां पर जोड़ देता नॉन ऑफ दिस के जगह पर एज पर एग्रीमेंट, ऐसा ऑप्शन अगर दे देता, मान लो एज पर एग्रीमेंट, है ना, और सवाल ऐसे रहता, बताओ तब आंसर क्या होता? साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तब बताओ कैसे बांटते लाभ हानि का? अब चूंकि इस क्वेश्चन में नहीं बताया है कि एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है, तो हम साधारण तौर पे यही मानेंगे कि एग्रीमेंट बना है। जब तक कहे नहीं कि एग्रीमेंट नहीं बना है तब तक मानेंगे कि एग्रीमेंट बना होगा, और सारा का सारा काम एग्रीमेंट के अनुसार ही होगा। क्लियर है बात? तो सर इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाता है एज पर एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात?
तो दोनों ही परिस्थितियों का चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपका दिमाग खुल सके, है ना। ये नहीं कि रटंतु विधि आप करके आप गए हैं एग्जाम में या कन्फ्यूजन में मार के आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ लॉजिकली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए खैर इसको मिटा देते हैं। चलिए सर, तो 17 नंबर सवाल का आंसर कौन सा टिक किए हो? बराबर बराबर, है ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर आ जाओ, देखो क्या कहता है। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में, यानी कि साझेदारी समझौता नहीं बना है, साझेदार के ऋण पर ब्याज, भाई ऋण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है, दिया जाता है। बताओ, कहता है इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। बताओ कि पार्टनरों के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 5%, 6%, 8% या 4% पर एनम, 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट यहीं पे अगर दे देता पार्टनरों का लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और ये बात नहीं लिख रहा रहता इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर नहीं लिखा रहता, अगर ये नहीं लिखा रहता इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये लाइन नहीं लिखा रहता, सिर्फ इतना पूछता कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड, तब आंसर क्या देते हैं? तो उसका ऑप्शन हो जाता है, एक ठो ऑप्शन दिया रहता आपका एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब चीजें बेसिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, बोलो बाबू आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देखो। 19 नंबर सवाल लिखा है, ध्यान दो यहाँ पर 19 नंबर सवाल लिखा है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, फिर से वही उसी टाइप का सवाल, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, यानी इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, देखो एग्जाम में पूछा है, एग्जाम 2021 बिहार बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो पार्टनरों को वेतन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, वेतन नहीं दिया जाएगा। यस सर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी नॉट बी पेड सैलरी। ऑप्शन नंबर सी, या उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बताओ क्या किसी को ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है? किसी को ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है कि उन पार्टनरों को सैलरी दिया जाना चाहिए जो फर्म के लिए काम करते हैं? क्या उनको सैलरी दिया जाना चाहिए जो फर्म के लिए काम करते हैं? कुछ लोगों को ये सही लग सकता है, बट सर क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 फॉलो करना पड़ता है, और सेक्शन 13 हमें बताता है कि चाहे आप काम करते हैं चाहे नहीं करते हैं, से फर्क नहीं पड़ता है, आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट? आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। 19 के बाद 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल न्यूमेरिकल दिख रहा है क्या बाबू? छोड़ दिया जाए, आगे बढ़े। 21 नंबर सवाल फिर से कुछ उसी प्रकार का सवाल है, फिर से। अरे बाबू उसी प्रकार का नहीं, वही कॉपी पेस्ट कर दिया है, वही कॉपी पेस्ट कर दिया है कि साझेदारी समझौता नहीं बना है, अभाव है, तो ब्याज बताओ ना जी, ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है तो पार्टनरों के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना परसेंट? 6%। देख रहे हो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, देख रहे हो एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनते हैं। चलो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं आता है एग्जाम में। और आप लोगों को तो मैंने अभी जो एग्जाम हुआ है रिसेंटली बिहार बोर्ड 12th का, उसका पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया था। उन टॉपिकों से संबंधित जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या एक भी सवाल ऐसा था जो आप लोगों से नहीं बन रहा था? सारा का सारा सवाल बन रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बाबू आवाज नहीं। 22 नंबर सवाल देखो, लिखा है साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। बताओ, गलती हो सकता है यहां पर लोगों से, डायरेक्टली इक्वली कोई मार सकता है ऑप्शन, बराबर बराबर ऑप्शन नंबर ये सही कोई कर देगा, लेकिन बाबू क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो कैसे बांटेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो हम लोगों को जबरदस्ती ये नहीं मानना है कि एग्रीमेंट नहीं बना होगा, तो बाबू कहेगा एग्रीमेंट नहीं बना है तभी मानना है, नहीं तो अपने से नहीं मानना है। अपने से हम लोग को यही मानना है कि एग्रीमेंट बना होगा और जो भी चीजें होंगी वो एग्रीमेंट के अनुसार होंगी, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई न किया हो। क्या आगे बढ़ सकते हैं? तो क्या इसका जवाब बताओगे?
बताओ, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड कैसे? बराबर बराबर इक्वली, या पूंजी के अनुपात में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, या समझौते के अनुसार एज पर एग्रीमेंट, या इनमें से कोई नहीं? बोलो ना, समझौते के अनुसार एज पर एग्रीमेंट। किसी को कोई डाउट? चलो सवाल नंबर 23 बताओ, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लाभ का विभाजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्या सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होना चाहिए? नहीं सर, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, सीमित दायित्व नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है सर। क्या 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। केवल एक ही ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ध्यान दो, आवाज नहीं, बार बार बोलना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा बचा है, बस देख लो। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, बताओ, क्या संचय कोष बनाने के लिए? क्रिएट रिजर्व फंड? नहीं सर। शुद्ध लाभ निकालने के लिए? फाइंड आउट नेट प्रॉफिट? हाँ, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। बाबू, नेट प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम होता है, और यहां पर पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी विभाज्य लाभ का निर्धारण फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। फिर से एक आसान सा सवाल, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज? सर ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 50। लेकिन जानते हो, इसी सवाल को, इसी आसान से सवाल को दूसरे तरीके से घुमा के झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। देखो देखो देखो, बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछ दिया था 2017 में भी या 22 में भी, सीधा सीधा पूछ दिया था। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा था झारखंड बोर्ड में। देखो क्या पूछा था बाबू, पूछा था एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार हो सकती है। बताओ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज इंडियन कंपनीज रूल 2014। बाबू मैंने बताया था, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैंने बताया था, सुनो ध्यान से, पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अधिकतम संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। पूरी कहानी बताए थे आप लोगों को। जब उसके बाद कंपनी रूल आया ये 2013 में, कंपनीज रूल 2013 जब, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था, तो इसके सेक्शन 464 में, सेक्शन 4 से 64 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपको बताए गए थे 100 बताए गए थे। लेकिन उसके जस्ट अगले साल कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 आया था, और कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का रूल नंबर 10 में बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। और ये इस तरीके से घुमा के सवाल पूछा गया था। हालांकि टफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर बेहतर तरीके से हम समझाए हैं, है कि नहीं? तो आंसर वही होगा 50, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हो, यहां बदल गया, तो ये थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। आगे बढ़े, बोलो ना, सवाल नंबर 25 के बाद 26 कहता है स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। बताओ, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड टू बी क्रेडिटेड टू। बताओ बाबू, बताओ, जब फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग बनाते हैं, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करना। जब फिक्स कैपिटल मेथड से, सुनो, जब फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग बनाते हैं तो हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक को कैपिटल अकाउंट कहते हैं और दूसरे को करंट अकाउंट कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो शब्द है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहां दिखाते होंगे, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का एडजस्टमेंट है, एप्रोप्रिएशन है पार्टनरों से रिलेटेड, और इसको हम लोग सारे के सारे एप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट को पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया जाता है।
तो आंसर ढूंढो कहां है। ऑप्शन नंबर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट अकाउंट, नहीं सर। ऑप्शन नंबर डी पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों के चालू खाता में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस यानी कि साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन एडवांस यानी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज, बताओ क्या एक एप्रोप्रिएशन है? आप सबको मैंने पढ़ाया था कि बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखता है, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखने वाला हर एक आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखने वाला हर एक आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो आप लोगों को इतना डिटेल में जब सब कुछ पता है तो इस क्वेश्चन में डाउट हो ही नहीं सकता है कि बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखने वाला आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी प्रभार चार्ज सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया क्या? आगे बढ़ सकते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और कर लो, काम खत्म आज का, ठीक है। सवाल नंबर 28 देख पा रहे हो, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। बाबू ये तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही मिला था। आंसर बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। चलो 29 नंबर पे आ जाओ, जल्दी से खत्म हो रहा है। लिखा है साझेदारी के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदारी की पूंजी रखी जाती है। बताओगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपन। बताओ कब पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है? व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर, ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील आधार पे यानी फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे, या स्थायी आधार पे फिक्स बेसिस पे, या ए या बी दोनों में से कोई भी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है बाबू? क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो बाबू करेंट अकाउंट तभी खोला जाता है जब पार्टनरों का पूंजी जो है अस्थाई आधार पे यानी फिक्स आधार पे बनाया जाए। चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बाबू देखो, रानी और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है। देखो, रानी और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं, वे अपने पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी हैं, किंतु सूद लाभ उनके ब्याज के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है। मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर नेट प्रॉफिट पर्याप्त ना हो, एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो नेट प्रॉफिट से, तो किस रेशियो में बांटते हैं? किस रेशियो में बांटते हैं? एक्सपेंस रेशियो मैंने बताया था। एक्सपेंस रेशियो मैंने बताया था, ध्यान से सुनना। एक्सपेंस रेशियो मैंने बताया था, या उसका दूसरा आंसर ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं। देखो यहाँ पर पूछा है कि अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा उनके कैपिटल पर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात पूछा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात पूछा है, तो या तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना दीजिए या कैपिटल का रेशियो बना दीजिए, दोनों का अर्थ सेम हुआ। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाइए या कैपिटल का रेशियो बनाइए, आंसर सेम आएगा। तो आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस कह दो, उस रेशियो में कर लो, या कैपिटल के रेशियो में कर दो, दोनों ही आंसर सही है। समझिए बात? तो इस तरह से बताओ, ऑप्शन नंबर ए 1:2 में होना चाहिए? नहीं सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नहीं सर। कैपिटल के रेशियो में? यस सर। या इक्वली? नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इस प्रकार से आप लोगों ने आज का 30 क्वेश्चन काफी बेहतर डिटेल में चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।